अस्सलाम वालेकुम। स्टडी अब्रॉड की सीरीज़ में वेलकम। आज हम कवर करेंगे कि आप अपना बैचलर्स जर्मनी में किस तरह से परसू कर सकते हैं। आजकल जर्मनी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशंस है और ज़्यादा लोग यहाँ मास्टर्स के लिए आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारे लोग बैचलर्स के लिए भी आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बैचलर्स का प्रोसेस कवर किया जाए। इसी सिलसिले में आज हमारे गेस्ट हैं राव मौज बिन खालिद, बर्लिन वाले, ठीक है। तो माज बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट है। बोर्ड में इनकी एफएससी में थर्ड पोजीशन थी रावलपिंडी बोर्ड में, और उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि बैचलर्स के लिए अब्रॉड जाया जाए और इन्होंने जर्मनी का इंतखाब किया। तो स्टार्ट करते हैं। माज, आप अपना काइंडली इंट्रोडक्शन करवा दें, तो उसके बाद ये है कि प्रोसेस पे आते हैं। जी बिलाल भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर इधर अभी जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स के लिए आया था। बाकी पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक ओकाड़ा से है, पंजाब में। वालिद साहब मेरे वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन सारी लाइफ मोस्टली हम लोगों ने बलूचिस्तान में गुजारी है, क्योंकि वो उनकी जॉब वहाँ पे हुआ करती थी। तो हर 3 साल बाद एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे। तो 2011 में मैं कैडेट कॉलेज असमदाल आया था इकबाल विंग में, और 58th एंट्री थी मेरी। और 2016 में फिर एफएससी हमारी मुकम्मल हुई। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आया था जर्मनी में अपना बैचलर स्टार्ट करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सही में। सही। तो अभी इधर है। हम्म, सही सही, बेहतरीन। तो मौज, ये बताएं कि सबसे पहले तो एक ओवरव्यू दें कि जी अगर कोई बंदा बैचलर्स जर्मनी से परसू करना चाह रहा है तो क्या तरीकाकार है, क्या स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो प्लान करनी है। तो स्टार्ट हम करते हैं कि जी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। आया के अंदर थर्ड पार्टी है या फिर आपने डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो या सेकेंड ईयर में भी। तो ये ज़रा काइंडली बताइएगा। ठीक है सर, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे यहाँ जिस तरह स्टूडेंट्स की एक तरह से दो कैटेगरीज हैं, एक एफएससी वाले और एक ए लेवल्स वाले। तो यहाँ पे भी उनके अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो एफएससी है यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं है हम्म। डायरेक्टली। तो एफएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक और यहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, या एक वो पूरा प्रोसीजर है, उसको कहते हैं स्टूडेंट को लीग। अच्छा। बैचलर्स के लिए जब आप यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले बैचलर्स के लिए जब आप यहाँ पे आते हैं, उनकी यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक लैंग्वेज की, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको जिस तरह पता है कि जर्मनी में ट्यूशन फी नहीं है मोस्टली। लेकिन बैचलर्स में उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका बैचलर्स जर्मन लैंग्वेज में है तब आपकी ट्यूशन फी ऑफ है। इंग्लिश में बैचलर्स प्रोग्राम आपको बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो जो इस बंदे ने एफएससी की हुई है, उसको 1 साल जेन में रखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। वो फाउंडेशन ईयर कह लें, या उसको स्टूडियम को लीग जो उनकी जर्मन ज़ुबान में उसको कहते हैं। उसमें एफएससी वाले ही सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जर्मन ज़ुबान में होते हैं, ताकि वो आपको यहाँ पे जिस बंदे ने जो लोकल जर्मन बंदा है उसने एफएससी जो यहाँ पे किया, अबिटूर उसको कहते हैं, तो उसके लेवल के ऊपर वो आ जाए, ताकि बैचलर जब यहाँ पे बंदा स्टार्ट करता है तो कोई कमी पेशी ना रहे नॉलेज के लिहाज से। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में फिर यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम है यूनी असिस्ट के नाम से। पहली ऑप्शन तो वो है बंदे के पास कि यूनी असिस्ट के ऊपर आप चेक करें, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। उसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स, कि आपने अपनी एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपका रिजल्ट कार्ड वगैरह, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जितने भी हैं, जब आप वो उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फिर आप चूज़ कर सकते हैं आप कौन सी यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रही हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं उस प्रोग्राम के लिहाज से। वो लैंग्वेज की भी हो सकती हैं, वो 2-3 मल्टीपल एक तरह से हो सकती हैं जो वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए चाहिए। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप यूनी असिस्ट के थ्रू आ सकते हैं, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिर यूनी असिस्ट के साथ में उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस का भी प्रोसेस होता है। तो उसमें फिर बंदा उनकी वेबसाइट पे जाए, उनके प्रोग्राम्स बैचलर्स के उसमें थोड़ा बहुत चेक करे कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। फिर उनके इंटरनेशनल ऑफिस की वेबसाइट, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का एक पेज होता है, उसमें फिर बंदा जनरल तरीके भी देख लेता है कि भाई डेडलाइंस कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन के जो पीरियड्स हैं कब कब ओपन होते हैं, साल में 2 दफ़ा होते हैं। और इसी तरह फिर उनकी जो सबमिशंस हैं ऑनलाइन करनी है, पोस्टल करनी है। तो ये एक दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें, उनके इंटरनेशनल ऑफिस से कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आप उनको ईमेल करें, तो वो फिर आपको बता देते हैं। तो एक यूनी असिस्ट का और एक
डायरेक्ट हो गया। लेकिन जो ए लेवल वाला है उसको स्टूडेंट को लीक नहीं करना पड़ता, लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस उसके लिए भी यही है। जो एफएससी वाला है उसको बस 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, लेकिन आपको फिर एप्लीकेशन प्रोसेस उसके लिए भी यही है। बस 1 साल एक्स्ट्रा वो जो लगेगा उसको अप्लाई करके उसमें भी फिर आप प्राइवेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट को लीग, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी का भी कर सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में फिर मेरिट लिस्ट लगती है, उसके लिए एक अलग एग्जाम होता है, aufnahme Prüfung उसको कहते हैं। तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अगला साल वो जो होता है आप फ्री में स्टूडेंट को लीग या फाउंडेशन ईयर आप यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर उसमें आप नहीं आता तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है प्राइवेट करने की भी। एक चीज़ मैं इधर और मेंशन करना चाहूँगा जल्दी जल्दी, वो ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स काफ़ी लोग हैं उनको इन तरीकों का नहीं पता होता, लैंग्वेज का भी एक बैरियर है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, कम यूनिवर्सिटीज़ जिनकी वेबसाइट इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। तो जो थर्ड पार्टी जिसका आपने शुरू में ज़िक्र किया था, जो बीच में आ जाती हैं, ये कंसल्टेंट्स होते हैं या काफ़ी ये, उसमें सर आजकल जो मैं देखने में आ रहा है, मैं जो रिसेंट स्टूडेंट्स आए हैं उनसे जो मैंने एक्सपीरियंस सुनी है, तो 2-3 कह लें 2 नंबरियाँ टाइप भी शुरू हुई हुई हैं कि एक तो कंसल्टेंट जायज़ आपसे अपनी फ़ीस ले, वो ठीक है, लेकिन गलत मैनिपुलेशन भी आजकल थोड़ी स्टार्ट हुई हुई है कि हमारे एम्बेसी में कनेक्शन भी, हम आपको अपॉइंटमेंट भी दिलवा देंगे या आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन का लेटर बनवा देंगे। तो वो जो काम है उसमें बंदे को थोड़ी फिर ज़्यादा एहतियात देखनी पड़ती है। नहीं नहीं, हमारा पर्पज़ यही है कि यार बंदे को इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने तौर पे अप्लाई कर सकें। तो इन शॉर्ट जो आपने बताया कि 2 तरीक़ेकार हैं, एक है आपका यूनी असिस्ट का और दूसरा है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, जैसे आप स्टूडेंट प्लीट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीट जो एफएससी वाले लोग हैं, ठीक है, उनमें आप आके करते क्या हो, ठीक है, उसके बाद आते हैं जी कि आना कैसे हैं, लैंग्वेज पे भी आते हैं। लेकिन ठीक स्टूडेंट है। प्लीट जो 1 साल है उसमें आपने सब्जेक्ट जो आपके डिग्री से रेलेवेंट, लेट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये करना है और उसके बाद एक नेशनल एग्जाम देना है जर्मनी के लिए, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा। जी, जी। उसका मैं आपको बताता हूँ, आप पहले से ना डायरेक्शन अपनी आपने चूज़ करनी है। आपने मेडिसिन के लिए तरफ जाना है, आपने बिज़नेस की तरफ जाना है, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज़ हैं या आपका टेक्निकल है। तो ये डब्ल्यू जो कि बिज़नेस वाला होता है, एम मेडिसिन वाला है और टी जो है वो टेक्निकल वाला है। आप पहले तो ये चूज़ कर लेते हैं। जब आपने ये चूज़ कर लिया कि आपने आपकी फ़ील्ड आगे किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके बाद फिर आप उस वाली फ़ील्ड का एक टेस्ट देते हैं, जिस तरह एंट्रेंस एग्जाम है। आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, आपका स्टूडेंट कोलिग स्टार्ट हो गया, उसमें आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर अगर आपका टेक्निकल है, लेट्स से मैंने जिस तरह टेक्निकल किया था उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ-साथ इन्फॉर्मेटिक, ये कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के स्किल्स हो गए आपके। और फिर बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग के बारे में या प्रोडक्शन के बारे में, इस तरह थोड़े बहुत उसके ऑटोमेशन के थोड़े बहुत स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि साइंटिफिक पेपर आपने किस तरह लिखना है उसके। तो बेसिकली 1 साल के अंदर आपको ये थोड़े बहुत स्किल्स सारे आपको करते हैं ताकि आपका जो एकेडमिक लेवल है थोड़ा सा इनके आ जाए, और ये सारा कुछ जर्मन लैंग्वेज में करते हैं ताकि जब आप बैचलर जर्मन में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि भाई वेलोसिटी को जर्मन में क्या कहते हैं या एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं। सही सही। और अभी फिर ये है कि इसके बाद ये जो स्टूडेंट कोलीग है, इसके बाद आपका वो जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो ये बताएं कि पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी कंट्री से जो जिन लोगों ने आना है, उन्होंने किस बेसिस पे आना है, जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो किस तरह से, आपने क्या रीज़न देनी है, आया लैंग्वेज स्कूल की रीज़न देनी है, और उसमें किस तरह से आप लैंग्वेज स्कूल ढूंढ सकते हो, या वो क्या प्रोसेस है, या पाकिस्तान में पहले से लैंग्वेज कर सकते हो, लेट से A1 A2 B1 तक, और उसके बाद ये ज़रा बताइएगा। सर इसमें भी एक मज़े की बात ये है कि आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपने पाकिस्तान में 1 साल आपने यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है, आपने 2 सेमेस्टर्स पढ़े हुए हैं, आप किसी तरह उनको प्रूव कर दें कि आपने 1 साल किसी एक यूनिवर्सिटी में लगाया है, तो आपको पहली बात ये रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट के लिए वो करना नहीं पड़ता। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि बंदा करे, क्योंकि इसमें जो आपको नॉलेज मिलता है, वो कहीं और से फिर आपको हासिल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप ये पूरा 1 साल स्टूडेंट कोलीग का करें फाउंडेशन ईयर का। आप डायरेक्ट जो इसका फाइनल एग्ज़ाम है, एफएसपी उसको कहते हैं। आप डायरेक्ट एफएसपी भी दे सकते हैं, आप उसकी फ़ी पे करें और आप डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम भी एक तरह से दे सकते हैं।
अगर आप समझते हैं कि भाई आपने खुद पर्सनली आप तैयारी कर सकते हैं छोटे कम टाइम के अंदर, बजाय इसके कि आप एक पूरा साल पढ़ें, आप खुद बुक्स ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी जगहों पे अवेलेबल है, ग्रुप्स वगैरह भी बने हुए हैं फेसबुक पे, उनको ऊपर थोड़ा कभी-कभी ओल्ड एग्जाम या मॉडल पेपर्स टाइप वो भी होते हैं, तो उस पे भी आप कर सकते हैं। तो ये तो 1-2 तरीके हो गए। तो बेसिकली जब आप फ़ी पे कर देते हैं तो आपको वो एक मिल जाता है लेटर, इन्विटेशन लेटर कि आप इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मोस्टली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे टीयू बर्लिन हो गई, टीयू हैम्बर्ग हो गई, जब आप इनके प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक वीज़ा का भी इन्विटेशन लेटर देते हैं कि आप सिर्फ़ एग्ज़ाम लिखने के पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे आएँगे। अब मुझे ये नहीं पता 1 साल में पिछले कोरोना की वजह से ये फिज़िकल एग्ज़ाम हुए हैं, ये सारा कुछ ऑनलाइन हुआ है तो उसका क्या प्रोसीजर है, लेकिन मैं उससे 2-3 साल पहले की जो मैं बात करूँगा वो उनका तरीक़ेकार यही था कि आप जो पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आपको इन्विटेशन मिल जाता है, जो आपने फाइनल एग्ज़ाम लिखना है सिर्फ़, उसके लिए भी आपको इन्विटेशन मिल जाता है। आपने इन दोनों को छोड़ के आपने पहले सिर्फ़ लैंग्वेज के लिए आना है, तो लैंग्वेज स्कूल के साथ भी आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने इनको दिखाना होता है, लेकिन लैंग्वेज वाला ये है सर कि आपने लैंग्वेज के बाद कभी-कभी आपको कहते हैं आप वापस आएँगे। लैंग्वेज करके आप वापस आएँगे, दोबारा अप्लाई करेंगे और आएँगे। तो उसमें फिर एक आ जाता है कि बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स का यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफ़िलिएशन थोड़ी बहुत हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक प्रोग्राम का कंडीशनल एडमिशन दे देते हैं कि हम्म। कंडीशनल एडमिशन इस तरह कि आप इस प्रोग्राम में आप पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ये लैंग्वेज स्किल्स हमें प्रोवाइड करें। तो जब आपके पास वो कंडीशनल ऑफर होती है तो आप लैंग्वेज वाले वीज़ा पे पहले आते हैं, आप लैंग्वेज करते हैं, आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, आप फॉरेन ऑफिस से आते हैं, आप उनको बताते हैं भई मैंने ये कर लिया, यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर एडमिशन दे देती है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आप फिर अपना वीज़ा यहीं से एक्सटेंड करके मज़ीद अपना बैचलर स्टार्ट कर देते हैं। सही सही। मेरे लिए ना टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। उसमें ये है कि समझ गए। अगर मैं सोचूं कि जी एज अ मैं अभी अपने एफएससी में या हाई स्कूल में हूँ, ठीक है, तो जो हुँ, रास्ते हैं वो ये है कि एक तो ये है कि आप फिर यूनिवर्सिटी में पहले आप अप्लाई करें, हुँ, हुँ। आपको वो कंडीशनल एडमिशन दे दें, उसके बाद आप लैंग्वेज यहाँ पाकिस्तान में कर सकते हैं, या आप यहाँ पे लैंग्वेज करके, और जो एग्ज़ाम है वो जर्मनी में होता है या पाकिस्तान में भी एम्बेसी में होता है? सर लैंग्वेज का एग्ज़ाम अलग है, नहीं नहीं, आपने जो बेसिक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है एफएसपी के नाम से। वो जर्मनी के अंदर ही होता है सर। अच्छा, वो जर्मनी के अंदर होता है, ठीक है। और कंट्रीज़ में उनके सेंटर हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख़्याल कि कोई उनका सेंटर है जहाँ पे आप जाके इनका ये फाइनल एग्ज़ाम जो है आप वो दे सकते हैं। सही। तो बाकी अगर कंट्रीज़ में उनके शायद हैं हम्म, एग्ज़ाम। तो अगर कोई बंदा नया है और उसने ये करना है, तो उसने ये है कि सबसे पहले आपने एक कंडीशनल एडमिशन सिक्योर करना है किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक हुँ, है। हुँ। उसके बाद ये है कि आपने अपनी लैंग्वेज वाला मामला स्टार्ट करना है, और उसकी बेस पे कंडीशनल एडमिशन, और उसकी बेस पे आप यहाँ पे आते हो। आप आके अगर आप एफएससी से हो तो आप 1 साल स्टूडेंट कोलीग जो कि आप रिकमेंड कर रहे हैं, आप वो जी, करते हो। उसके बाद आप एक नेशनल एग्ज़ाम देते हो। या अगर सॉरी, अगर आपका ऑलरेडी एडमिशन हुआ हुआ है और आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हो, तो फिर तो आपको डायरेक्ट भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना चाहिए। ऐसा होता है, या नेशनल एग्जाम इन एनी केस आपने देना ही देना है? नहीं सर आपने हर केस पे नहीं देना, ये उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे है कि वो आपसे क्या माँग रहे हैं, आपका एकेडमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, जिस ये उस तरह पर मेरी डिपेंड वाली करता है। मैं और जिस दूस यूनिवर्सिटी में आया था उसका भी इसी तरह था कि फर्स्ट ईयर का जो होप सर्टिफिकेट टाइप और जो ग्रेड्स थे उसकी बेस के ऊपर इन्होंने एक कंडीशनल एडमिशन मुझे बना के दे दिया था, और उसमें यही था कि आप लैंग्वेज पूरी कर लेते हैं तो फिर आप इसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन मेरा जो था वो थोड़ा सेमी प्राइवेट था, जिस टाइम में मैं आ रहा था ना इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, मैं भी एक कंसल्टेंट के थ्रू आया था, तो उसमें लेकिन ये था कि पैसे हमने थोड़े एक्स्ट्रा पे किए थे, लेकिन लैंग्वेज और जो ये फाउंडेशन ईयर है, ये दोनों 1 साल में उन्होंने हमें करा के दिया था। अच्छा। नॉर्मली ये होता है आप लैंग्वेज के लिए पहले आप B2 तक आप लैंग्वेज करेंगे, 6 से 7 महीने तकरीबन उसमें लग जाते हैं, अगर आप इंटेंसिव करते हैं। B2 के बाद फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं फाउंडेशन ईयर का, आप 1 साल फिर फाउंडेशन में लगाते हैं, तो आपके 1.5 से 2 साल आपके इधर हो गए। हम्म। उसके बाद फिर आप बैचलर स्टार्ट करते हैं, एफएससी वाले बंदे को देखते हुए। तो इनका जो था प्रोग्राम उसमें ये था कि आपने लैंग्वेज की फ़ीस के साथ थोड़ी-सी सब्जेक्ट्स की फ़ीस भी दे देनी है, तो ये दोनों काम आपको 1 साल के, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का प्राइवेट था। अब मैं इस बेस के ऊपर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकता, मैं सिर्फ़ इस यूनिवर्सिटी में आ सकता हूँ। अच्छा। अगर मैं वो वाला करता जो जिस तरह आपने कहा था कि स्टेट वाला एग्ज़ाम है,
उससे जहाँ पे भी आपने दिया आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें वही है कि आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सही सही सही। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 1 साल पाकिस्तान में लगा सकते हैं और उसके बाद आप, क्योंकि आपका वो इक्विवेलेंट हो जाता है, तो फिर ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 13 इयर्स की एजुकेशन जो है बेसिकली ये लोग ये मांगते हैं, तो ए लेवल्स वालों के पास ये होती है, एफएससी वालों के पास नहीं होती, तो अगर आप 1 साल यूनिवर्सिटी में लगा लेते हैं तो आप फिर उनके उस लेवल पे एक तरह से वो रिक्वायरमेंट यानी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, और ए लेवल वालों को फिर ये है कि सिर्फ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, जो कि आई गेस B1 या B2 होगी, और उसके बाद ये है कि वो नेशनल एग्ज़ाम दे लेते हैं। सर इसमें भी है कि A1 B1 या B2 ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। आप कुछ बैचलर्स के हैं जो 50% जर्मन में है, 50% इंग्लिश में है, कुछ बिल्कुल जर्मन में है, तो उनकी फिर C1 भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये सब्जेक्ट पे वैरी चीज़। तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन रफली ये है कि जैसे इंग्लिश का चाहिए होता है यार B2 या C1 चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली जब आपने एक ज़बान में सारा अपना बैचलर्स करना है तो वो आपको एटलीस्ट B2 C1 तक आता हो, तो आपका मामला हो सकता है। सही है। अच्छा बिल्कुल। जी, तो प्रोसेस हमारा आई गेस रफली कवर हो ही गया, एक आइडिया हो गया। सही है। और ट्यूशन फ़ी आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, जो कुछ सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उधर आपकी कुछ रिलेटिवली फिर ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। और आजकल मैंने एक देखा था जब मैं मास्टर्स के लिए आ रहा था, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स में लोग आ रहे हैं जो कि एनुअली उनकी ट्यूशन फ़ी है, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाती थी। जैसे एक जेकब यूनिवर्सिटी का कुछ लड़के मुझे मिले जो कि आपने एनुअली 5,000 देना होता है, तो वो प्राइवेट थी, ठीक है। इस सेक्टर में कुछ आ रहा है मामला, ठीक है। अभी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा ग्रेडिंग सिस्टम पे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि यार आपने किस तरह से आपको एवेल्यूएट किया जाएगा और ये कितना टफ है एग्ज़ाम पास करना या अच्छे ग्रेड्स लेना। तो ग्रेडिंग सिस्टम का ज़रा ओवरऑल बताइएगा, और जो आपका क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट होता है उस पर भी ज़रा बात कीजिए। मैं उससे पहले छोटा-सा 1 मिनट में उसके ऊपर बताऊँगा, जो आपने फ़ीस के बारे में बात की, ट्यूशन फ़ी बिल्कुल यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। एक और फ़ी होती है, उसको सेमेस्टर टिकट कहते हैं। वो हर बंदे ने लाज़मी देना ही देना है, वो आपको भी हुँ, उसका पता है। तो उसमें आपका जो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइब्रेरी और जो उनका मेस टाइप होता है, कैफेटेरिया, उसकी थोड़ी बहुत फ़ी, तो वो होती है। वो भी बंदा अगर शो कर दे कि वो नीडी है, तो जो स्टूडेंट काउंसिल या क्या तो स्टूडेंट पार्लियामेंट टाइप जो थोड़े बहुत होते हैं, उनके थ्रू आपको थोड़ा बहुत कभी-कभी उस पे डिस्काउंट या कभी-कभी पूरा ऑफ भी हो जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम पे। ग्रेडिंग सिस्टम सर इनका पाकिस्तान में जिस तरह जीपीए है, उससे उलट ही है। उल्टा एक तरह से 1.0 सबसे अच्छा है और 4.0 जो है सबसे बुरा है। 4.0 पे आपका 50% है, तो आपका 50% मार्क्स आपको किसी भी एग्ज़ाम में चाहिए ही चाहिए उसको पास करने के लिए। यहाँ पे एक और जो चीज़ मैं देखता हूँ ये है कि जर्मनी में जो पाकिस्तान के बरअक्स है, अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है लेक्चर्स में। हुँ, आपने लैब्स में कंपल्सरी है, लेक्चर्स में आपकी अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है। कभी-कभी मोस्टली शुरू में स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ये चीज़ नहीं लगती है, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो लेक्चर्स में वो जाना कभी-कभी मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये काफ़ी नुकसानदेह होती है आखिर में। आप लेक्चर में जब तक नहीं जाएँगे, आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा और आखिर में यहाँ पे कोई इस तरह भी नहीं है कि एग्ज़ाम्स और लेक्चर्स के दरमियान में 1-2 हफ़्ते तैयारी के लिए हैं या नहीं। फ्राइडे को लेक्चर्स वगैरह खत्म हुए हैं, मंडे से आपका एग्ज़ाम पीरियड स्टार्ट है, बीच में हुँ, कोई वो नहीं है। तो जब तक आपने स्टार्ट से तैयारी नहीं की हुई है, आप आखिर में फिर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हर एग्ज़ाम के लिए आपके पास 3 दफ़ा ट्राइज़ होती हैं। आप एग्ज़ाम लिखेंगे, आपने पास कर लिया वेल एंड गुड, आप नहीं कर सके, आपकी 1 ट्राई काउंट होगी, आपके पास 2 ट्राइज़ हैं। अब वो एग्ज़ाम्स का पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद महीने की तकरीबन छुट्टियाँ होती हैं, उसके बाद अगले सेमेस्टर के स्टार्ट से पहले रीमेक या मेकअप एग्ज़ाम टाइप वाला पीरियड होता है। उसमें आपके पास ऑप्शन है दोबारा लिखने की या नेक्स्ट ईयर आपके पास है। तो जब आप 3 ट्रायल्स के बाद भी एक एग्ज़ाम अगर आप नहीं लिख पाते, तो आपको फिर यूनिवर्सिटी वाले निकाल लेते हैं और वो सब्जेक्ट फिर जिस-जिस डिग्री में है, आप फिर पूरी ज़िंदगी में वो डिग्री नहीं पढ़ सकते। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। चीज़ भी शुरू में फिर ज़हन में रखनी है। अगर आप आपका मैथ्स फेल खुदा ना ख़ास्ता हो जाता है, तो अब मैथ्स जिस भी डिग्री में आता है, आपने डिग्री चेंज करनी है क्या, तो वो कोई भी डिग्री आप फिर नहीं पढ़ सकते जिसके अंदर फिर आपका मैथ्स है। तो ये एक और चीज़ थी। बाकी ग्रेडिंग
इतनी टफ नहीं है। आप प्रोफेसर्स के साथ, प्रोफेसर ये चीज़ भी इंसान है, वो भी देखते हैं कौन सा बंदा बार बार आया है क्लास में, किस आपका नॉलेज नहीं आपकी एफर्ट के ऊपर मैं कहूँगा वो भी ग्रेडिंग थोड़ी बहुत देते हैं कि आप एफर्ट आप शो करेंगे, वो प्रोफेसर के सामने वो भी आपको फिर रिमार्क करते हैं। सही, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ऑन एवरेज, क्योंकि डिफ़र करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी, लेकिन ज़्यादातर वो ये है कि जैसे बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है तो आपका वो न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा आता है या एमसीक्यूज टाइप बेस, या फिर ये कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये ज़्यादा किस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस? सर मोस्टली जो इस तरह मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी 3 घंटे का टाइम होता है, 4 आपके पास न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होते हैं, आपने वो सॉल्व करनी है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल वाले थोड़े बहुत, जिस तरह प्रोडक्शन वाला आ गया, अब उसकी लैब्स भी हैं, वो लैब्स भी काउंट होंगी, बीच में असाइनमेंट्स होंगी वो भी काउंट होंगी, और फिर फाइनल एग्जाम भी होगा। तो 2-3 टाइप्स हैं यहाँ पे एग्जाम्स की, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड। सही सही। अभी फिर ये है कि ब्रीफली ज़रा आप कवर कर दें कि फाइनेंसेस कितने हैं इस सारे प्रोसेस के, जिसमें आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है, जिसमें आपका स्टूडेंट कोलीग भी आ जाता है। कितना रफ एस्टिमेट बंदे को रखना चाहिए कि यार अगर मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले पहले कितने पैसे ओवरऑल टोटल लग जाने हैं? सर एक तो यहाँ पे आने की ब्लॉक अकाउंट वाली कंडीशन है। ब्लॉक अकाउंट जो आजकल जो जिस हिसाब से मेरे ख्याल आपको 850 यूरो पर मंथ आपने अपना शो कराना होता है 1 साल के लिए, जो कि ऑलमोस्ट बन जाता है 10,200 यूरो के आसपास। और वो आपने पे नहीं करना, वो आपने बैंक में ब्लॉक करना है, जब ताकि आप उनको शो कर सकें, आप 1 साल का खर्चा आप अपना बर्दाश्त कर सकते हैं जब आप यहाँ पे आएंगे। तो एक तो वो हो गई रिक्वायरमेंट। उसके अलावा लैंग्वेज, लैंग्वेज की सर अब लैंग्वेज को मैं हमेशा करता हूँ कंपेयर स्पोर्ट्स के साथ। लैंग्वेज और स्पोर्ट्स में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, आप जितना टाइम देंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी, दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी है। इसी तरह सीखने में भी है, आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल कोच हायर कर लें, आपके अंदर खुद नहीं है अगर कैपेबिलिटी, आप खुद अपना कोच ने आपको रास्ता दिखाना है, भागना आपने खुद। तो इसी तरह आप महंगे से महंगे लैंग्वेज स्कूल में आप ये सोच के जाएंगे कि भाई मैं 1 महीने में लैंग्वेज कर लूंगा, ये सोच ठीक नहीं है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप भागना तो इंसान ने खुद ही है, जिस जिस तरह मर्जी उसको गाइडेंस मिले। तो लैंग्वेज का फिर इसी तरह से लेकिन आ जाते हैं काफ़ी उनके पैकेजेस टाइप। वो आपको कहते हैं हम आपको A1 से C1 तक इकट्ठा कराएंगे, तो आपको टोटल आप हमें 3,000 दे दें। 3,000 से लेके 7,000, ये एक एवरेज है, आप ज़हन में अगर रखें। इसमें एग्ज़ाम्स की सारी फीस शामिल है, इसमें आपका बुक्स और मटेरियल शामिल नहीं है, फोटोकॉपी मटेरियल वगैरह शामिल है, लेकिन बुक्स आपने खुद कभी-कभी लेनी है, कुछ-कुछ में बुक्स भी शामिल होती हैं। तो रफली 3,000 तक से स्टार्ट होता है, ऊपर वाली तो कोई लिमिट होती नहीं है। अच्छा, तो 3,000 लैंग्वेज के लिए? लैंग्वेज के लिए बंदा ज़हन में रखे कि 3-1,000 A1 से लेके C1 तक। और इसमें अकोमोडेशन और लिविंग इंक्लूडेड है कि नहीं है? ये इंक्लूडेड नहीं है सर, नहीं है। नहीं है। लेकिन ये जो मैंने बताया 3,000, इसमें आपकी लैंग्वेज स्कूल की रजिस्ट्रेशन और A1 से लेके इंटेंसिव मंडे टू फ्राइडे आपके 40 घंटे हफ्ते के बनते हैं, जो कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज होती है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, वीकेंड वाले कोर्सेज होते हैं, हफ्ते में आपको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा। लेकिन ये 40 आवर्स पर वीक अगर आप सिर्फ लैंग्वेज करना चाह रहे हैं क्या, तो इससे प्राइसेस स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं, आप कहीं और से करना चाहते हैं, तो वो फिर बंदे करने के लिए। सही सही। लेकिन यहाँ का फ़ायदा सर ये है कि यहाँ पे आपने सुबह चीज़ सीखी है, शाम को आप चीज़ खरीदेंगे, आप वही लैंग्वेज जो सीखी है आप करते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और दूसरा पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं वो भी कभी-कभार पाकिस्तानी होते हैं, कमोबेश होते हैं जो जर्मन टीचर्स आपको वहाँ पे मिल जाएँ। तो जो पाकिस्तानी टीचर्स हैं कभी-कभार वो भी 1-2 गलतियाँ आपको कर जाते हैं, और मसला ये है कि जब आपकी बेस बन रही होती है उस वक़्त, आपकी बेस में जब वो 1-2 मिस्टेक्स आना शुरू हो जाए ना, तो ऊपर वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, फिर वो आप भूलना मुश्किल होता है उस चीज़ को। अच्छा, तो 11,000 तकरीबन आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है, उसमें ये है कि आपने वो अपने अकाउंट में रखवानी है, और वो फिर आप पर माह कुछ एक फिक्स अमाउंट जो कि आजकल 800 प्लस है, आप निकलवा सकते हो। तो ये आपका ही पैसा है, ये आपके पास ही रहना है, 1 साल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये सॉर्ट ऑफ उन्होंने सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है कि यार जो लोग आ रहे हैं वो अपने फाइनेंसेस लेके आएँ। और जो बिल्कुल। आपकी स्पेंडिंग है उसमें आपका ये है कि लैंग्वेज के लिए रफली 3-1 हज़ार तक A1 से C1 तक, और जी। स्टूडेंट कोलीग वाला जो साल है उसके भी अलहदा से कोई चार्जेस हैं, या जो आपका जो नेशनल एग्जाम है उसके भी कोई चार्जेस हैं?
सर एग्ज़ाम की फ़ीस होती है, वो एग्ज़ाम की फ़ीस मेरा ख़्याल है 100 से 100 टू 150 इसके दरमियान लाया करती है। लेकिन वो जो पूरा कोर्स है 1 साल का, वो आपको फ्री होता है, अगर आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें आपके 2 स्किल्स वो चेक करते हैं। टेक्निकल वाले का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, एक जर्मन का थोड़ा बहुत, एक मैथ्स का। ये 2 बेसिकली आपके स्किल्स होते हैं। अच्छा, टेक्निकल वाले में मेनली जर्मन और मैथ होता है। जी, अच्छा, सही एंट्रेंस से। एग्ज़ाम में एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट को में। लेके। जी, जी। हम्म। अच्छा। और अच्छा तो जी आपका 11,000 एक हो गया, 3,000 एक हो गया, और उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे 1 साल के लिए रहना है, सही है, तो उसका आप कर लें, ना करते 500 भी पर माह कर लें, ठीक है। लेकिन सर वो 500 फिर आपके जो 11,000 है उसमें से आप कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ ये हाँ, नहीं नहीं, मैं आपकी उसी जो की बात रूम कर रहा हूँ रेंट। ना जी, कि जी। जी जो आपकी स्पेंडिंग होनी है वो आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आप 500 पर माह भी करते हैं तो आपका रफली साल का 6,000 हो जाना, सही है। वो इसी तरह सर आपका अगर 200 से 300 में आपकी अकोमोडेशन, और 100 जो आपका जाना ही जाना है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। हम्म। ये 2 तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। बाकी ऊपर फिर खाने-पीने लेकिन का ये है। मैं कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड्स अ लॉट कि आप किस शहर में हैं, लेकिन रफ आइडिया आप ये रखें कि उनकी एकोमोडेशन 200-300 भी हो सकती है, 400-500 भी हो सकती है, ठीक है। तो रफ बिल्कुल, आइडिया यही है कि सब कुछ डाल के रफली जैसे उन्होंने एस्टिमेट किया वो आपका 700 हाँ, तक जा सकता है, ठीक है, 600-700 मैक्सिमम इतना जी, सही है। अच्छा, बिल्कुल। और आपका यारा ये जो था स्टूडेंट कोलीग वाला हो गया मामला, अच्छा जी हाँ। सही सही सही। तो बाकी इसके अलावा सर फाइनेंस को थोड़ा बहुत कवर करने के लिए हाँ, आप। सॉरी, मैं पूछना चाह रहा था कि यार आप अपनी इस सारे साल के दौरान जॉब कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सर 2018 तक इनका ये था कि लैंग्वेज वाले के ऊपर आपको अलाउड नहीं था काम अच्छा। करना। लेकिन उसके बाद से इन्होंने इस कर दिया था कि जो लैंग्वेज वाला जो स्टूडेंट है उसकी भी स्टूडेंट कैटेगरी वही, वीज़ा कैटेगरी वही करती थी जो एक स्टूडेंट की है। अच्छा। तो आप शुरू से आते ही कर सकते हैं। 20 घंटे आपको हफ्ते के अलाउ होते हैं, तो महीने के 80 के तकरीबन आवर्स आप कर सकते हैं। और मिनिमम वेज जो है हर साल इंक्रीज होती है, आजकल मेरा ख्याल है 9.5 या 9 पॉइंट कुछ इसके आसपास ही है। तो वो फिर आपको अगर आपने मैकडॉनल्ड्स या किया, क्योंकि शुरू में आपके पास ज़ाहिर है एक मास्टर्स में जो बंदा आता है उसके पास बैचलर की बेस होती है, वो कहीं अपनी फील्ड में जॉब थोड़ा बहुत कभी-कभी ईज़ी होता है ढूँढना। जो बैचलर्स में है उसके पास तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो फिर आपको इसी तरह यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह हो गए लेकिन ये या है कि आपको वीकेंड्स पे डिलीवरी। अगर आपको लैंग्वेज हल्की से ऑलरेडी 2 4 5 6 माह में आ चुकी है, तो अगर उन्होंने ये ऑलरेडी चेंज कर दिया है वीज़ा, तो फिर ये है कि आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैनेज किए बाकी ये जा है कि सकते हैं सर। बाकी मैं व्यूअर्स के यहाँ लिए पे। ये है कि मैं खुद भी क्योंकि जर्मनी में मास्टर्स कर रहा हूँ, तो हम लोग एक डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, जिसमें ये है कि आप कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ठीक है, और आपकी स्टूडेंट लाइफ, और मेनली आप अपने किस तरह से बैचलर्स या मास्टर्स को फाइनेंस कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब्स, तो इस सब को अलहदा से कवर कर देंगे। तो अगर आई गेस, समराइज़ किया जाए तो ये है कि मैनेजेबल है। हाँ, बंदा खुद अपने एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकता है। पहले साल में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद से किया जा सकता सही सही सही। तो बहुत शुक्रिया मौज। तो है। उम्मीद शुक्रिया सर करता हूँ आपका भी। कि लोगों के लिए ये यूज़फुल भी होगा और इंस्पिरेशनल भी होगा, ठीक है। तो बाकी राव सर मौज हमारे, टाइम निकालें सर, आप तो टाइम निकालते नहीं हैं, हमारे पास चक्कर लगाएं इधर। नहीं नहीं, बर्लिन, राव मास बर्लिन वाले, ठीक है। तो इंशाल्लाह चक्कर आपके पास लगाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जर्मनी से रिलेटेड बैचलर्स या मास्टर्स के, तो काइंडली ज़रूर पूछें, कोशिश करेंगे उसे आंसर किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।